हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ स्टडी IQ हिंदी यूट्यूब चैनल पे एक और करंट का एक टॉपिक। और टॉपिक क्या है? एज यू कैन सी के रिसेंटली यूरोप के अंदर यू विल फाइंड फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर देखने को मिली है। क्या है इसका कारण और किस प्रकार से ये यूपीएससी के सिलेबस से ओवरलैप करता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम जिस सीरीज को अभी प्ले कर रहे हैं ये वैल्यू एडिशन सीरीज है, जिसमें हम हिंदी मीडियम के कंटेंट को करंट के टॉपिक के साथ एनरिच करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिए, हमेशा करंट अफेयर एक बड़ा हर्डल रहा है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए और इसे ओवरकम करना इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है। आपका जितना ज्यादा इस सीरीज में इंटरेस्ट होगा, हम उतने ज्यादा टॉपिक्स इस सीरीज में कवर करेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि क्या होती है वास्तविकता में फॉरेस्ट फायर या जंगल में लगने वाली आग। अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप हो, और ध्यान से समझिएगा, आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो क्षेत्र है आप पाएंगे ये क्षेत्र वास्तविकता में टेम्परेट एरिया है, अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और समझिएगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जहां औसत वार्षिक तापमान एवरेज एनुअल टेम्परेचर कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता, उस स्थान पर कैसे संभव है कि फॉरेस्ट फायर हो? किस प्रकार से संभव है कि इस क्षेत्र में जंगलों में आग लगना प्रारंभ हो जाए? वो भी इसका कारण मुख्यतः होता है गर्मी। तो यह संभव कैसे है? इसी प्रकार से आप कई बार न्यूज देखेंगे कि और आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि आश्चर्यजनक बात यह है, एक बहुत ही विरले घटित होने वाली एक घटना है जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अर्थात ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां पर साल भर वर्षा होती है, जिस स्थान पर इवन आप पाएंगे कि अगर मैं आपसे कहूं तो मैं ड्रॉ करूं तो किसी क्षेत्र में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का होना अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि उस स्थान पर जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश बेस तक नहीं पहुंच पाता। सघनता इतनी ज्यादा होती है, जो ट्रीज हैं उनकी कैनोपी इतनी सघन है कि उसको पार करके सनलाइट भी नीचे नहीं आ पाएगी। आप पाएंगे कि इस स्थान पर आपको मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलती हैं। आपको पेड़ों पर क्लाइंबर्स देखने को मिलते हैं। क्लाइंबर्स वो होते हैं जो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के अपना विकास उसके ऊपर करते हैं, इन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। अब इतने घने इतने सघन वनों में किस प्रकार से संभव है कि गर्मी के कारण आग लग जाए? जहां साल भर वर्षा है वहां कैसे संभव है आग लगे? इस चीज को समझिएगा। अमेज़न के डेंस फॉरेस्ट के अंदर, सघन वनों के अंदर भी फॉरेस्ट फायर देखने को मिली। इवन मैं आपसे कहूं तो भारत का सबसे अधिक सघन वन जो कि नीलगिरी है, उस सघन वनों में भी आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभार फॉरेस्ट फायर उपस्थित है। तो रिसेंटली तो यूरोप में देखने को मिली, लेकिन पास्ट 5 ईयर से आपको अलग अलग स्थानों पर यह फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है इसका कारण और क्या यह एक पर्यावरणीय आपदा का इंडिकेटर है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ध्यान से समझिएगा कि वास्तविकता में फॉरेस्ट फायर होती क्यों है। तो सबसे पहले यह समझिए कि फॉरेस्ट फायर अर्थात जंगलों में लगने वाली जो आग है, फाइन ध्यान से समझिएगा, जो फॉरेस्ट फायर है, याद रखिए ये फॉरेस्ट फायर कभी भी फॉरेस्ट में नहीं लगती। फाइन, अर्थात ये कभी भी जंगलों में नहीं लगती बच्चों। फाइन, ये हमेशा लगती है घास के मैदान में। अब यहां ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। अगर किसी क्षेत्र में फॉरेस्ट फायर है तो क्या हमेशा ये एक नॉन डिजायरेबल कंडीशन है? तो इस चीज को समझिए बच्चों कि हमेशा ये नॉन डिजायरेबल कंडीशन नहीं होती। वास्तविकता में फॉरेस्ट फायर घास के मैदान का एक प्रतिरक्षा उपाय है। अब क्या है यह प्रतिरक्षा उपाय?
तो बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज को मेरा देखा होगा तो आप पाएंगे कि हमने देखा था कि जो पवनें हैं वो किसी भी स्थलखंड में जब प्रवेश करती हैं, किसी भी एरिया में एंटर करती हैं, तो उस एरिया में एंटर करने के साथ वो उसके पूर्वी भाग में जो है एक पूर्वी भाग में फॉरेस्टेड एरिया का निर्माण करती हैं, अर्थात वो क्षेत्र जहां पर आपको वन देखने को मिलेंगे और इसके तुरंत बाद आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे। तो समझिएगा इस चीज को। अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्षेत्र इस प्रकार से उपस्थित है जहां पर आपको इस प्रकार से बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो याद रखिए इसके बाद आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, अर्थात घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और याद रखें ये जो घास के मैदान हैं, इन्हीं मैदानों में लगती है फॉरेस्ट फायर। और याद रखिएगा ये जो फॉरेस्ट फायर है ये वास्तव में घास के मैदान का एक प्रतिरक्षा उपाय है। और ये किससे उसकी रक्षा करता है? तो याद रखिएगा कि जो वन है उनके वृक्षों के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अर्थात वो बीज जो वृक्ष उगाने के लिए इसेंशियल होते हैं, हवा के साथ इन वृक्षों के ये सीड्स, ये बीज जो है वो खाली स्थान पर आते रहते हैं। और याद रखिएगा जब कभी वर्षा होगी तो इन घास के मैदानों में जो ये वृक्ष हैं, ये जो ट्रीज हैं, इनका अतिक्रमण आ जाएगा, अर्थात घास के मैदान में जो वृक्ष हैं उनका अतिक्रमण होने से। अब मुझे एक बात बताएं, अगर किसी स्थान पर बड़े बड़े वृक्ष ग्रो हो जाएं, बड़े बड़े ट्रीज उपस्थित हों, तो बताएं बच्चों उसके नीचे क्या एक बड़ी घास के क्षेत्र का निर्माण हो पाएगा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सारी सनलाइट, सारा सूर्य तापन कौन रख लेगा बच्चों? वो रख लेगा वृक्ष। तो वृक्ष की छाया के नीचे कभी भी एक अच्छे घास के मैदान का निर्माण नहीं हो सकता। और यही कारण है कि जो घास के मैदान हैं उनमें प्रकृति दत्त एक नेचर होता है। और ये नेचर क्या है? ये नेचर है वास्तविकता में जिस समय पर ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, ये ग्रासेस, ये घासें जो है वो ड्राई हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। और आपने नोटिस करा हुआ ग्रीष्म ऋतु में तेज गति से चलती हैं पवनें, और इन्हीं पवनों के प्रवाह के कारण इन घास में घर्षण होने से इनमें आग लग जाती है। और याद रखिए जब आग लगती है तो वो सारे बीज, वो सारे सीड्स जो बेसिकली आए थे कहां से? फॉरेस्ट से, जंगलों से, उड़कर उन बीजों का नाश हो जाता है, उनकी हो जाती है समाप्ति। और इन बीजों की समाप्ति के साथ पूरा एरिया जलकर खाक हो जाता है। परंतु यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि घास भी समाप्त हो गई। परंतु याद रखिए बच्चों, जो ग्रास है उसके जो सीड्स होते हैं ये ड्रॉट एंड फायर रेसिस्टेंट होते हैं, अर्थात ये आग तथा सूखा रोधी होते हैं। और याद रखिए आग लगने के बाद भी जो ग्रासेस के सीड्स हैं, जो घास के बीज हैं, वो उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं। और जब कभी वर्षा होगी, वर्षा होने पर पुनः उस स्थान पर ग्रास ग्रो हो जाएगी। आई थिंक आप सभी ने नोटिस करा होगा कि अगर आप किसी क्षेत्र को खाली छोड़ दें और 10-20 साल तक वो खाली रहा है तो उस स्थान पर सबसे पहले आपको घास उगती हुई दिखेगी। अगर मैं आपसे कहूं जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम को भी अगर आप छोड़ दें और 10 सालों तक वापस ना आए या 5 सालों तक वापस ना आए उस स्थान पर, तो आप पाएंगे कि वहां ग्रास ग्रो हो चुकी है, घास उग चुकी है। कहां से आए? उस घास के सीड्स। तो याद रखिए ये जो ग्रास है, ये जो घासें हैं, इनके जो बीज होते हैं, याद रखें ये ड्रॉट और फायर रेजिस्टेंट होते हैं। ये सालों तक हवा में उतराते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता किसके साथ? पेड़ों के बीजों के साथ। तो याद रखिएगा वास्तविकता यह है कि जो फॉरेस्ट फायर है, ये फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट में नहीं ग्रासलैंड में होती है, अर्थात ये घास के मैदानों में होती है। और घास में मैदानों में होने वाली फॉरेस्ट फायर एक डिजायरेबल कंडीशन है और ये एक रक्षा उपाय है। किसका? घास के मैदान का। किसके सापेक्ष? तो जंगलों के सापेक्ष। अब इस चीज को बेहतर तरीके से समझें कि फॉरेस्ट फायर एक इसेंशियल एलिमेंट है नेचर का, क्योंकि प्रकृति ने जिस भी चीज को बनाया है उस चीज की उपस्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण उपस्थित होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो फॉरेस्ट फायर है इसे होना कहां चाहिए? घास के मैदान में, परंतु ये आजकल होने लग रही है कहां पर? ऐसे क्षेत्रों में जहां पर वर्षावन है या ऐसे क्षेत्र जहां पर रहवासी इलाके हैं। तो ये कैसे संभव है? तो सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो फॉरेस्ट फायर है ये नहीं होनी चाहिए। क्लियर?
क्लियर कट आंसर है कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या? घास के मैदान। क्लियर? तो यहां पर तो फॉरेस्ट फायर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं करंट में आया हुआ टॉपिक है, और ये याद रखिएगा कि वाटर ड्रॉप इफेक्ट में सिविल सेवा परीक्षा आपसे प्रश्न पूछेगा, तो सबसे पहली चीज, जो भारत के सापेक्ष में फॉरेस्ट फायर है, इसके लिए सबसे जिम्मेदार जो एलिमेंट है वो है गाजर घास। गाजर घास। और याद रखिए, ये जो गाजर घास है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये आई थी वास्तविकता में कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कब आई थी? तो भारत में 1960 के दशक में, जब यूएसए के चलाए हुए प्रोग्राम जिसे कहा जाता है PL 480 प्रोग्राम, जहां पर भारत को अनाज देने से यूएसए ने मना कर दिया था। उस समय भारत ने जो है अपनी अनाज की डिमांड को, अपनी ग्रेन्स की डिमांड को फुलफिल करा था ऑस्ट्रेलिया से, और उस समय डेलिबरेटली नहीं परंतु एक्सीडेंटली ऑस्ट्रेलिया में ग्रो होने वाली लेंटाना कामरा, फाइन, इसका जो कांग्रेस ग्रास या फिर जो गाजर घास है, इसका साइंटिफिक नेम है लेंटाना कामरा। ये ग्रास जो है वो एक्सीडेंटली उस धान के साथ, उन क्रॉप्स के साथ भारत में आई, और भारत में आने के पश्चात याद रखिएगा ये पूरे भारत में फैल गई। इसीलिए कभी कभार इसे जो है वो कांग्रेस ग्रास, क्योंकि ये कांग्रेस से काल में आई थी, या फिर गाजर घास इसे कहा जाता है। और याद रखिए, ये जो गाजर घास है, ये गाजर घास भारत के हर एक क्षेत्र में उपस्थित है, और यही ग्रास जो है, यही घास जो है, वो गर्मी के आने पर सूख जाती है, और जब ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में होती है तो कभी कभार इसमें आग भी लग जाती है। और यही ग्रास का, इसी घास का अतिक्रमण हुआ था नीलगिरी के क्षेत्र में, और यही कारण है कि एक समय पर नीलगिरी में भी आपको देखने को मिली थी फॉरेस्ट फायर। क्लियर? और इसी प्रकार से कुछ बाहर की प्रजातियां प्रवेश कर गई थी अमेज़न के फॉरेस्ट में, और उन्होंने अमेज़न के फॉरेस्ट में भी फॉरेस्ट फायर कराया था। और याद रखिएगा, इसी प्रकार से आप पाएंगे कि यूरोप के अंदर भी आज के समय फॉरेस्ट फायर है। तो मेरा यह प्रश्न है कि फॉरेस्ट फायर हुई किसी भी कारण से हो, पर क्या यह बिल्कुल नॉन डिजायरेबल है? तो पहला डायमेंशन मैंने आपसे डिस्कस करा कि याद रखिए कि ये बिल्कुल डिजायरेबल है, ये बिल्कुल रिक्वायर्ड है। अगर ये सही समय पर होती है तो किसी भी ग्रासलैंड एरिया अर्थात किसी भी घास के मैदान की उपस्थिति और उसकी कंटिन्यूएशन के लिए ये इसेंशियल है कि फॉरेस्ट फायर हो, जिससे वृक्षों के आए हुए बीज या पोलन ग्रेन्स ऑफ फॉरेस्ट ये डिस्ट्रॉय हो, और डिस्ट्रॉय होने के साथ एक स्थान पर फॉरेस्ट और एक स्थान पर ग्रासलैंड ये सरवाइव करता रहे। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं और क्या महत्वपूर्ण है किसी क्षेत्र के लिए फॉरेस्ट फायर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप पाएंगे एज यू कैन सी कि अर्थ का सबसे बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा घास का मैदान आपको देखने को मिलता है इस प्रकार से यहां पर। यह कौन सा क्षेत्र है? तो आप सभी को पता होगा, इसे कहा जाता है सवाना। सवाना घास का मैदान। क्लियर? और याद रखिए, आई थिंक आप सभी ने डिस्कवरी में सीन जरूर देखा होगा, या फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल अगर आप देखते हो तो आपने जरूर नोटिस करा होगा कि कुछ जानवर बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करके जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैमरा ऐसा शूट करता हुआ दिखाता है कि एक साथ 10, 20, 50 हजार विल्डर बीस्ट या कैटल्स भागते हुए एक ग्रीन ग्रीन ग्रास के मैदान से निकल रहे हैं, एक हरे हरे घास के मैदान से भागते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। बच्चों, एक क्या दृश्य है, कहां जा रहे हैं ये जानवर? तो ध्यान से समझिएगा, इसे कहा जाता है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन ने इन जानवरों को समझाया, इवोल्यूशन ने इन जीवों को समझाया है कि वास्तविकता में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा है, और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ जिस ग्रास को, जिस घास को ये जीव खा रहे हैं, आज से कुछ महीनों पश्चात गर्मी बढ़ने से ये घास जो है वो कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। और ड्राई होने से जिस घास को आज ये भोजन के रूप में खा रहे हैं, ये ग्रेवयार्ड बनेगी उन जीवों का। क्यों ग्रेवयार्ड बनेगी? तो उसका कारण है कि इस घास में लगने वाली है 2 महीने बाद आग। क्यों आग लगेगी? क्योंकि सवाना के फॉरेस्ट के जस्ट नीचे आप यहां पर पाएंगे तो दूसरा सबसे बड़ा सघन वन का क्षेत्र है, जिसे कॉन्गो बेसिन कहा जाता है। क्लियर? और ये जो कॉन्गो वाला भाग है, याद रखिएगा, इस भाग से वृक्षों का एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण हो सकता है इन घास के मैदानों में, और यही कारण है कि ये घास के मैदान जो है वो अपने रक्षा तंत्र के रूप में जो है वो जंगल की आग, या इसे फॉरेस्ट फायर कहते हैं, ये ट्रिगर करते हैं। और याद रखिएगा,
जब ये ट्रिगरिंग होगी तो ये जानवर, ये जीव समाप्त हो जाएंगे। और यही कारण है कि जीव जो है वो ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ सवाना के घास के मैदानों से जंगलों की ओर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, पलायन करना प्रारंभ करते हैं। और जब ये पलायन करके उस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो याद रखिए पीछे फॉरेस्ट फायर हो रही होती है और ये जंगलों की ओर जा रहे होते हैं। अब ये कैसे डिजायरेबल है, तो बच्चों समझिए कि जब कोई जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करता है तो पलायन करने पर वो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो ज्यादा इवॉल्व हो पाता है। चार्ल्स डार्विन का स्टेटमेंट था, स्पीशीज हु यूज्ड टू माइग्रेट अ लॉट हैव अ हायर पोटेंशियल टू सस्टेन। वो जीवों की प्रजाति जो एक स्थान से दूसरे स्थान ज्यादा माइग्रेट कर पाती हैं, पलायन कर पाती हैं, उनमें अनुकूलन सबसे ज्यादा होता है। अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र कोई जीव जाता है तो उस जीव के अंदर अनुकूलन अर्थात एडॉप्टेशन की टेंडेंसी बढ़ती है, और जो जीव जितना ज्यादा अनुकूलित होगा वो उतने ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाएगा। तो याद रखिए कि वास्तविकता में जो फॉरेस्ट फायर है वो उस क्षेत्र के जीवों के अंदर उद्विकास अर्थात अनुकूलन अर्थात सस्टेनेबिलिटी इसको बढ़ाती है। यानी कि फॉरेस्ट फायर एक तो फॉरेस्ट नो ग्रासलैंड की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करती है, उसके विकास को इंश्योर करती है, साथ में जीवों के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। तो हमने दो डायमेंशन देखे हैं कि फॉरेस्ट फायर क्यों बहुत जरूरी है। अब यह चीज याद रखें कि ये फॉरेस्ट फायर घास के मैदानों में होनी चाहिए, परंतु आज के समय ये फॉरेस्ट फायर कहां देखने को मिल रही है, तो ये फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही है रहवासी इलाकों में, यूरोप के अंदर। तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो बच्चों इस चीज को समझिएगा कि ये जो फॉरेस्ट फायर आपको देखने को मिल रही है यूरोप में, इसका मुख्य कारण देखिए एग्जैक्टली कारण तो अभी हम बता पाने में असमर्थ होंगे, परंतु एक मोटा मोटा आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज है। अब आप कहेंगे ये तो एक जनरलाइज्ड उत्तर हुआ, एक सामान्य आंसर हुआ, इसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, तो याद रखिए यूरोप के अंदर बहुत सारी प्रजातियां, एक तो ये हो सकता है कि यूरोप के अंदर जो है वो कुछ विशेष प्रकार की बाह प्रजातियां पौधों की, खासकर बुश कहा जाता है इन्हें, झाड़ियां, ये उपस्थित हैं। और इनमें सामान्यतः आप पाएंगे कि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत जल्दी, बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने पर जो है वो उनमें आग लगने की संभावना होती है। क्लियर? तो एक तो सामान्य सा उत्तर है कि यूरोप का जो क्षेत्र है, ये यूरोप का क्षेत्र वास्तविकता में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तापमान कम होता है, परंतु ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण एक तो इसका एवरेज टेम्परेचर भी हाई हुआ है, साथ में कुछ बाह्य प्रजाति जैसे भारत देश में मैंने आपको बताया था जो लांटाना कामरा है या फिर जिसे गाजर घास कहा जाता है, इसका आगमन और इसकी उपस्थिति भारत में, उसी प्रकार से यूरोप के अंदर भी कुछ प्रजातियां हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, क्यों? क्योंकि अभी फिक्स नहीं है, परंतु जब आगे रिसर्चेस होंगी और आगे की स्टडीज होंगी तो उसमें डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक फैक्टर ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो इस पॉइंट तक इसे ले जाएं कि संभव है कि यूरोप के अंदर जो घास के मैदान के अलावा देखने को मिल रही है फॉरेस्ट फायर, उसका एक मुख्य कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है, और दूसरा जो है कुछ बाहर से आई, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज या फिर हिंदी में कहा जाता है आक्रांता प्रजातियां। इन प्रजातियों के कारण जो है यूरोप में फॉरेस्ट फायर उपस्थित है। क्लियर? अब एग्जैक्टली जो आज या इसके बीते कुछ दिनों में देखने को मिली है फॉरेस्ट फायर, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो याद रखिएगा इन दोनों में से कोई एक रिसर्चर्स आपको कुछ ही दिनों में इसके बारे में हिंदू में, और मैं भी आपके समक्ष इसके बारे में एक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा, परंतु आंसर हमेशा यही होगा, इन दोनों में से कोई एक। पॉइंट क्लियर है? तो देखिए बच्चों, हमने ये देखा कि फॉरेस्ट फायर किस प्रकार से जो है वो डिजायरेबल है, किस प्रकार से जो है वो इसका ट्रिगरिंग होती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं जो वर्ड हमने यूज करा जिसे कहा जाता है प्रतिरक्षा, क्लियर?
तो हर एक जीव के अंदर बच्चों याद रखिएगा उसके अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा उपाय होता है। क्लियर? क्या होता है बच्चों? उपाय। अब यहां ध्यान से समझिएगा मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को हमेशा पूरा देखें, आपको समझ में आएगा। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। आप पाएंगे कि जिस प्रकार से घास का एक मैदान है उसका एक प्रतिरक्षा उपाय है आग लगाना, इस प्रकार से बहुत सारे आपको प्रतिरक्षा उपाय देखने को मिलते हैं प्रकृति में। अगर आप देखें तो मैं आपसे कहूं चाय, आप सभी चाय क्यों पीते हैं? तो इसका एक मुख्य कारण होता है, चाय के अंदर एक पदार्थ उपस्थित होता है जिसे कहा जाता है टेनिन। क्लियर? और ये टेनिन के कारण पर्सन जो है वो चाय पीता है। अब याद रखिए ये जो चाय का पौधा है ये छोटे हाइट का पौधा होता है। जो ग्रेजिंग करने वाले, जो घास खाने वाले जीव होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, वो इजीली चाय के पौधे को खा जाएंगे। और इससे बचने के लिए, इस ग्रेजिंग से बचने के लिए, जो चाय का पौधा है वो अपनी पत्तियों का स्वाद बिगाड़ने के लिए, टेस्ट खराब करने के लिए एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कहा जाता है टेनिन। और ग्रेजिंग करने वाले जो एनिमल हैं, घास खाने वाले जो जीव हैं, वो जब चाय का पौधा खाते हैं तो उनको उसकी पत्ती में कड़वाहट महसूस होती है जिससे वो उस पौधे को नहीं खाते, और यह कहलाता है उस पौधे का डिफेंस मैकेनिज्म। और इसी टेनिन के कारण हम जो है उस पौधे की पत्तियां तोड़कर उसे जो है वो चाय के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि जो कॉफी होती है, और याद रखिएगा जो कॉफी है इसके केस में इसमें उपस्थित होता है कैफीन्स। क्लियर? और ये जो कैफीन है ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रतिरक्षा उपाय है कॉफी के पौधे का। चूंकि कॉफी के पौधे के जो फल हैं उसे जानवर इजीली खा सकते हैं, तो अपने फल का स्वाद खराब करने के लिए जो कॉफी का पौधा है यह वास्तविकता में रिलीज करता है क्या बच्चों? ये रिलीज करता है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो कॉफी का पौधा है ये रिलीज करता है कैफीन, जिससे इसके जो फल हैं इनका टेस्ट खराब हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं तो आप सभी ने सुन रखा होगा एक वुड के बारे में, फाइन, एक लकड़ी के बारे में, इसे कहा जाता है सागौन। क्लियर? इसे इंग्लिश में टीक वुड बोलते हैं। और याद रखिए ये जो टीक वुड है या ये जो सागौन है इसके लिए स्टेटमेंट है, याद रखिएगा कि टीक वुड का इतना एक्सटेंसिव यूज क्यों होता है, इतने वृहद स्तर पे टीक वुड क्यों लगाई जाती है? तो इसका मुख्य कारण है बच्चों कि टीक वुड से बना हुआ फर्नीचर सालों साल चलता है। इवन अगर मैं आपसे कहूं तो टीक वुड या मैं कहूं सागौन, इसके केस में याद रखिएगा कि इसकी एवरेज एज जो म्यांमार में होता है, क्लियर, इसकी एवरेज एज होती है 150 ईयर्स। और याद रखिए वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी टीक वुड निकालता है इंडिया, और इंडिया में भी सतपुड़ा वाला पार्ट। और याद रखिए यहां से निकली हुई टीक वुड की एज होती है लगभग 500 साल। अब याद रखिए ये इतनी अधिक एज क्यों हो पा रही है? तो इसका मुख्य कारण है कि टीक वुड के अंदर अपना एक ऑयल, अपना एक तेल उपस्थित होता है। और ये तेल वास्तविकता में क्या है? तो ये तेल वास्तविकता में टीक वुड का, अर्थात सागौन के वृक्ष का एक प्रतिरक्षा उपाय है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और ये इससे किससे बचाता है? तो याद रखिए जो टीक वुड है, जो सागौन है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसके अंदर आता है। और याद रखिए पर्णपाती वन का मतलब है वृक्ष एक सीजन में, एक ऋतु में अपने सारे पत्ते जो है वो त्याग देते हैं, और त्यागने के पश्चात बताएं बच्चों के पत्ते कहां होंगे? वृक्ष के आसपास ही गिरे होंगे। और इन्हीं पत्तों को खाने के लिए आएंगे वहां पर क्या? कीट आएंगे, वहां क्या? छोटे छोटे जीव। और याद रखिएगा इन्हीं जीवों से, इन्हीं कीटों से, इन्हीं दीमकों से बचने के लिए जो टीक वुड है या फिर जो सागौन का पेड़ है, ये पेड़ जो है एक ऑयल बनाता है, एक तेल बनाता है, और ये तेल जो है उनकी रक्षा करता है किसके अगेंस्ट? दीमकों के अगेंस्ट। और यही कारण है कि ह्यूमंस उसको काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी खराब कैसे हो जाती है? क्योंकि उसमें दीमक लग जाती है। और याद रखिए टर्माइट रेजिस्टेंट होते हैं टीक वुड, अर्थात दीमक प्रतिरोधी होती है सागौन की लकड़ी।
और यही कारण है कि इसका बनाया हुआ फर्नीचर जो है वो सालों साल चलता है और वास्तविकता में यह प्रतिरक्षा उपाय है किसका? सागौन के वृक्ष का। इसी प्रकार से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो याद रखिए, आप सभी ने शायद नाम सुन रखा होगा सिनकोना का, सिनकोना। और याद रखिए, इसी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी से हम निकालते हैं एक रसायन, एक ऐसा पदार्थ जिसे यूज करा जाता है किसके उपाय के लिए? याद रखिए, इसे यूज करा जाता है मलेरिया के उपचार में, इसे क्विनैन कहते हैं। मैं एक बार फिर से लिखता हूं, इसे क्विनैन कहा जाता है। और याद रखिए, इससे एंटी मलेरियल ड्रग अर्थात मलेरिया के उपचार में उपयोग होने वाली दवाई बनाई जाती है। और यह भी इस सिनकोना नामक वृक्ष का क्या है बच्चों? डिफेंस मैकेनिज्म अर्थात प्रतिरोधक उपाय। क्लियर? तो ये होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, और यही एक कारण है फॉरेस्ट फायर का, किसके अंदर? ग्रासलैंड के अंदर अर्थात घास के मैदानों के अंदर। तो चलिए, इसके पश्चात हम इसी प्रकार के इंटरेक्टिव वीडियोस को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, एंड आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि आप इसे किस किस स्थान पर अपने कन्वेंशनल सिलेबस में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार की एक वीडियो से नेक्स्ट क्लास में। हैव अ वेरी नाइस डे बच्चों। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।